स्टडी कांड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं एग्रीकल्चर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए कुछ प्रश्न मेंस के लिए लाया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय के फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि फसलों का वह मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार हर हाल में उन फसलों को खरीदने की गारंटी देती है। खरीफ और रबी फसलों की बुआई के समय इनसे संबंधित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। 1965 में गठित कृषि मूल्य आयोग, जिसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसकी संस्तुतियों के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है। इस आयोग द्वारा कुल 24 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया जाता है। मतलब कि इसमें 24 कृषि फसलों का मूल्य घोषित किया है और गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान कराना, बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों की समुचित मात्रा को सुनिश्चित करना है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के लिए उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में मूल्य प्रवृत्तियाँ, अंतर फसल मूल्य क्षमता तथा उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी का संभावित प्रभाव आदि कारकों को ध्यान में रखता है। इसी संदर्भ में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने किसानों को उपजों पर भारित औसत लागत का मूल्य न्यूनतम 50% प्रतिफल उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को निम्न आय के फंदे से अधोलिखित ढंग से बचाव करती है। यथा फसल का अत्यधिक उत्पादन होने पर उसका बाजार में मूल्य घट जाता है, परंतु एमएसपी घोषित होने से किसान को उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। यह मूल्य किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जिससे वे निश्चित होकर फसल की बुआई करते हैं। मूल्य निर्धारण में मुद्रास्फीति का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे किसानों की आय को स्फीतिकारी प्रवृत्तियों से सुरक्षा होती है। इसमें 24 फसलों को शामिल किया जाता है। यह विविधता भी किसानों को बहुफसली कृषि के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह किसानों को बाजारी शक्तियों, बिचौलियों के शोषण से बचाने, उनके कृषि करने के उत्साह को बनाए रखने और अपने उत्पाद के पूर्ण प्रतिफल पाने को सुनिश्चित करती है। यदि इससे अधिक मूल्य बाजार में मिले तो किसान अपने उत्पाद को बाजार में विक्रय हेतु भी स्वतंत्र होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपर बाज़ारों की भूमिका की जांच कीजिए। वे बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार खत्म कर देते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखा है। आपूर्तिकर्ताओं से उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली कड़ी ही आपूर्ति श्रृंखला है। मतलब कि आपूर्तिकर्ताओं से उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली जो कड़ी है वही आपूर्ति श्रृंखला है।
इस आपूर्ति श्रृंखला में आपूर्तिकर्ता या जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यस्थ होते हैं, दोनों के बीच जो मध्यस्थ होते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि वस्तुओं की आपूर्ति कम लागत पर सभी स्थानों पर उचित मात्रा में समय पर उपलब्ध हो। इस आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता में अनेक बाधाएं हैं। इस संदर्भ में सुपर बाज़ारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर बाज़ार एक ऐसी व्यावसायिक इकाई या व्यापारिक संस्था है जो बड़े पैमानों पर दैनिक घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुओं को फुटकर विक्रय करता है। चूँकि इस बाज़ार में फलों, सब्जियों, खाद्य पदार्थों आदि का विक्रय किया जाता है, इसलिए यह उत्पादकों से बड़े पैमाने पर इसकी खरीदारी करता है। सुपर बाज़ार ने आपूर्ति श्रृंखला के बीच मौजूद विभिन्न बिचौलियों को समाप्त किया है। पहले उत्पादक से उपभोक्ता के बीच अनेक बिचौलियाँ थीं। अब सुपर बाज़ार स्वयं उत्पादकों से क्रय कर उनका व्यापार स्तर पर फुटकर विक्रय कर रहा है। सुपर बाज़ार अपनी आपूर्ति में निरंतरता हेतु भंडारण क्षमता का विकास कर रहे हैं, किसानों को उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रकार के आगतों में सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में भी सुपर बाज़ार नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर भी अंकुश लगा है। सुपर बाज़ार खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता व ग्रेडिंग पर ध्यान देते हैं। किसानों को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। फलतः अच्छी गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त कर उपभोक्ता भी संतुष्ट होता है। सुपर बाज़ार किसानों की उनके उत्पादों पर बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं, साथ ही उपभोक्ताओं को भी सस्ते मूल्य पर गुणवत्ता युक्त वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। उपर्युक्त कार्यों के माध्यम से सुपर बाज़ार ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के बिचौलियों यथा व्यापारी, थोक बाजार व्यापारी, फुटकर विक्रेता आदि की क्रियाशीलता को कम कर दिया है। सुपर बाज़ार एक बेहतर प्रबंधन तकनीक के माध्यम से सीधे उत्पादक और उपभोक्ता से जुड़ रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं? तो सिक्किम सरकार ने 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य बना। कब बना? 2016 में बना। 2003 में ही सिक्किम की सरकार ने जैविक राज्य बनने का संकल्प लिया था। सिक्किम सरकार ने 2003 में जैविक राज्य बनाने का संकल्प लिया था। इसके लिए उसने राज्य में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कानून बनाकर पूर्णतः प्रतिबंधित किया। लोगों द्वारा इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना और 3 माह के कारावास का प्रावधान किया गया। यहाँ जैविक राज्य बोर्ड का गठन किया गया तथा विभिन्न शोध संस्थानों से साझेदारी किया गया। इस प्रकार मृदा परीक्षण, पोषक प्रबंधन, कीट प्रबंधन, जैविक उर्वरक निर्माण एवं अम्लीय भूमि उपचार आदि की पहल कर तथा लोगों को प्रोत्साहित कर सिक्किम इस मुकाम पर पहुंचने में सफल हुआ। वस्तुतः जैविक राज्य वह राज्य होता है जहां कृषि हेतु पूर्णतः जैविक कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक खादों व कीटों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जैविक उर्वरकों और जैविक कीट नियंत्रणों का भी प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि से आर्थिक लाभ के अतिरिक्त पर्यावरणीय लाभ संबंधित पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति में धीरे धीरे ह्रास होता है। फलस्वरूप उसमें जीवांश की कमी हो जाती है तथा मिट्टी की जलधारण क्षमता भी कम हो जाती है।
कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं तथा ये रसायन पानी को भी विषाक्त कर देते हैं, जिससे मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैविक कृषि में जो भी जैविक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं वे पर्यावरण अनुकूल होते हैं। इनमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति निरंतर बनी रहती है। कृषि के अवशिष्ट पदार्थों का सदुपयोग किया जा सकता है, जिससे कचरा प्रबंधन की समस्या भी दूर हो जाती है। इस प्रकार जैविक कृषि को अपनाकर भूमि, जल, वायु को शुद्ध व संरक्षित रखा जाता है। जैविक उर्वरकों के निर्माण का खर्च भी रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा बहुत कम होता है। इन्हें किसान स्वयं बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में कृषि संबंधित लागत पर कम व्यय होता है एवं कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि देखी जाती है। चूँकि जैविक कृषि से उत्पादित फल, सब्जी, अनाज विषाक्त रसायनों से मुक्त होते हैं, अतः ये स्वास्थ्य के लिए ही भी उपयुक्त हैं। इन उत्पादों की मांग विदेशों से अधिक होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे भी होते हैं। ऐसे में इनकी बाज़ार कीमत भी अधिक होती है। फलतः कृषकों को इन उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। आज भारत के सभी राज्य को जैविक राज्य बनाने का प्रयत्न करना होगा, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके, सतत कृषि को बढ़ावा दिया जा सके और कृषकों की आय को बढ़ाते हुए लोगों को जैविक उत्पादों में उनके अनेक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत सिक्किम ने करके हमारे समक्ष एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।